आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हमारे स्मार्टफोन के प्रोसेसर, हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम और हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर इन सब में एक चीज कॉमन है। ये सब एक ऐसी दुनिया पर चलते हैं जो लगातार सिकुड़ रही है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। आप बात कर रही हैं माइक्रोचिप्स की, जहां ट्रांजिस्टर के बीच का फासला हर साल छोटा होता जा रहा है। लेकिन ये सिकुड़ते फासले का आइडिया सिर्फ हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, यही सिकुड़ते फासले आज हमारी चर्चा का थीम है। पहले हम समझेंगे कि कैसे हाईटेक फाउंड्रीज में चिप्स के अंदर का फासला कम किया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि यही तरक्की कैसे इंसानों के बीच के फासले को मिटा रही है, जहां शायद हम भविष्य में सिर्फ सोचकर बात कर पाएं, यानी सिंथेटिक टेलीपैथी। और अंत में हम उस फासले को भी पाटेंगे जो इंसानों और रोबोट्स को अलग रखता है, कोबॉट्स की दुनिया में। तो आज हम 3 सिकुड़ते हुए दायरों की पड़ताल करेंगे। पहला, सिलिकॉन के अंदर ट्रांजिस्टर्स का। दूसरा, हमारे विचारों के बीच का। और तीसरा, फैक्ट्री फ्लोर पर इंसान और मशीन के बीच का दायरा। चलिए पहले फासले से शुरू करते हैं। ये चिप्स आखिर बनती कैसे हैं? मैंने सुना है कि ये कोई आम फैक्ट्री प्रोसेस नहीं है, यहाँ तक कि धूल का एक कण भी करोड़ों का नुकसान कर सकता है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। इस प्रक्रिया को सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन कहते हैं। और ये आज इंसानियत की सबसे जटिल और सटीक मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में से एक है। इसकी पूरी नींव एक पतली चमकदार डिस्क पर रखी जाती है, जिसे वेफर कहते हैं, जो आमतौर पर 99.99999% शुद्ध सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन से बना होता है। वाओ, 99.9999%? तो ये वेफर एक तरह से हमारा खाली कैनवस है जो सिलिकॉन का बना है, और इस पर जो सर्किट की चित्रकारी होती है उसे क्या कहते हैं? उस चित्रकारी की मुख्य तकनीक को फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। एक वेफर पर सैकड़ों चिप्स बनाने की ये पूरी यात्रा 6 से 8 हफ्ते ले सकती है। 6 से 8 हफ्ते? हाँ, और आपने धूल के कण की जो बात की, वो इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है। और इतनी लंबी प्रक्रिया में एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो इन चिप्स को बनाया कहाँ जाता है? किसी आम फैक्ट्री में तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें फाउंड्रीज या फैब्स नाम की बेहद खास सुविधाओं में बनाया जाता है। इन फैब्स के अंदर दुनिया की सबसे साफ सुथरी जगह होती हैं, जिन्हें क्लीन रूम्स कहते हैं। क्लीन रूम्स? ये कितने साफ होते हैं? ये किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से भी हजारों गुना ज्यादा साफ होते हैं। हजारों गुना ज्यादा? इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब वहां इंसान भी नहीं जाते होंगे, न के बराबर। ये सुविधाएं लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड होती हैं, और हवा में नमी या बाहरी कणों को रोकने के लिए अक्सर एक हर्मेटिकली सील्ड नाइट्रोजन एनवायरनमेंट बनाया जाता है। मतलब कमरे में ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सूखी शुद्ध नाइट्रोजन गैस होती है? बिल्कुल। जब मैं पहली बार एक क्लीन रूम के अंदर गया था तो मुझे लगा कि मैं किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट पर आ गया हूं। आपको एक खास बनी सूट पहनना पड़ता है जो आपके शरीर का एक भी कण बाहर नहीं आने देता, और अंदर इतनी शांति होती है कि आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा चिप्स सही से काम करें? हाँ, इंडस्ट्री की भाषा में इसे यील्ड बढ़ाना कहते हैं। यील्ड? यील्ड का मतलब है कि एक वेफर पर बनी सैकड़ों चिप्स में से कितनी प्रतिशत असल में काम कर रही हैं। 90% यील्ड का मतलब है 10% चिप्स बेकार हो गईं। और इस इंडस्ट्री में 1% यील्ड का बढ़ना या घटना भी करोड़ों डॉलर के मुनाफे या नुकसान का कारण बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं चिप की पावर पर। हम हमेशा सुनते हैं कि नया प्रोसेसर पिछले वाले से ज्यादा तेज है। तो क्या हम इन चिप्स को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इनका साइज बड़ा करते जाते हैं? दिलचस्प बात यह है कि हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम चीजों को छोटा बनाकर चिप्स को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। छोटा बनाकर? हाँ, चिप की शक्ति को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसे फीचर साइज या लाइन विड्थ कहते हैं। ये चिप पर बनाई जा सकने वाली सबसे पतली लाइन की चौड़ाई होती है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। आज की सबसे एडवांस चिप्स में यह 3 नैनोमीटर तक पहुंच गया है, जो इंसान के डीएनए के धागे से थोड़ा ही ज्यादा मोटा है। तो जितना छोटा फीचर साइज उतना पावरफुल चिप। और इंडस्ट्री में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, डाई श्रिंक। इसका क्या मतलब है? डाई श्रिंक एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसका मतलब है कि आप एक पहले से सफल चिप डिजाइन को लेते हैं और उसी डिजाइन को एक नई, ज्यादा उन्नत मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का उपयोग करके छोटा बना देते हैं। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे
किसी किताब में फॉन्ट का साइज छोटा करके आप एक ही पन्ने पर ज्यादा शब्द फिट कर सकती हैं। इससे किताब मोटी नहीं होती पर जानकारी बढ़ जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। डाई श्रिंक से ट्रांजिस्टर डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी उसी साइज की चिप में आप करोड़ों या अरबों ज्यादा ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हैं, जो चिप को तेज और ज्यादा कुशल बनाते हैं, और वो भी बिना एक नया चिप डिजाइन करने के खर्चे के। ये 6 से 8 हफ्तों की प्रक्रिया सुनने में अभी भी बहुत जटिल लग रही है। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? इन दर्जनों स्टेप्स को हम कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक बहुमंजिला इमारत बना रही हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इस पूरी प्रक्रिया को 4 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है, जो एक साइकिल में सैकड़ों बार दोहराए जाते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक इमारत? यह एनालॉजी मुझे पसंद आई। तो इसका पहला चरण क्या है? पहला चरण है डिपोजिशन, यानी एक नई मंजिल के लिए कंक्रीट डालना। इस चरण में वेफर की सतह पर मटेरियल की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ये परत कंडक्टर हो सकती है तारों के लिए, इंसुलेटर हो सकती है तारों को अलग रखने के लिए, या सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमने एक सपाट मंजिल बना दी। लेकिन एक मंजिल तो सिर्फ एक खाली कमरा होती है, उसमें दरवाजे खिड़कियां भी तो चाहिए। सही सवाल। और इसीलिए अगला चरण है रिमूवल, जिसे एचिंग भी कहते हैं। ये हमारी इमारत में दरवाजे और खिड़कियों के लिए दीवारों को काटने जैसा है। इसमें बहुत ही सटीक तरीके से केमिकल या गैस का उपयोग करके वेफर के कुछ हिस्सों से उस परत को हटाया जाता है जिसे हमने अभी चढ़ाया था। एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आया। अगर आप पहले एक परत चढ़ाते हैं तो फिर उसे हटाते क्यों हैं? ये तो पहले बनाने और फिर तोड़ने जैसा नहीं हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है। हम पूरी परत को नहीं हटाते, हम सिर्फ उन हिस्सों को हटाते हैं जहां हमें सर्किट का रास्ता नहीं बनाना है। अच्छा, ये हमें तीसरा चरण बताता है, जो है पैटर्निंग। पैटर्निंग। हाँ, ये उस मंजिल का ब्लूप्रिंट है। इस चरण में फोटोलिथोग्राफी का इस्तेमाल करके वेफर पर सर्किट का पूरा डिजाइन छापा जाता है। ये एक स्टेंसिल की तरह काम करता है, जो बताता है कि एचिंग कहाँ करनी है। समझ गई। तो डेपोजिशन से मंजिल बनी, पैटर्निंग ने ब्लूप्रिंट दिया और रिमूवल ने उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से कटाई कर दी। अब इस इमारत में बिजली भी तो चाहिए होगी। चौथा और आखिरी चरण क्या है? चौथा चरण है मॉडिफिकेशन, यानी उस मंजिल की वायरिंग करना ताकि उसमें बिजली दौड़ सके। इस चरण में हम सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बदलते हैं। इसके लिए अक्सर आयन इम्प्लांटेशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसमें हम आयंस को बहुत तेज गति से वेफर की सतह में दागते हैं। इससे सिलिकॉन के कुछ हिस्से ज्यादा कंडक्टिव बन जाते हैं और ट्रांजिस्टर ठीक से काम कर पाते हैं। और यही 4 चरण, डेपोजिशन, रिमूवल, पैटर्निंग, मॉडिफिकेशन, बार बार दोहराए जाते हैं। हाँ, सैकड़ों बार, परत दर परत, जब तक कि अरबों ट्रांजिस्टर वाली पूरी चिप तैयार नहीं हो जाती। हमने अभी जो चिप बनाने की जटिल प्रक्रिया समझी, जहां हर चीज को छोटा, तेज और ज्यादा कुशल बनाया जा रहा है, यही तरक्की उन दरवाजों को खोल रही है जो कल तक सिर्फ विज्ञान कथाओं में मौजूद थे। एक ऐसा ही दरवाजा है दिमाग से सीधे बात करने का। फासलों को कम करने की हमारी अगली कड़ी। आप बात कर रहे हैं सिंथेटिक टेलीपैथी की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें विचारों को सीधे एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में भेजा जा सकता है, बिना कुछ बोले या इशारा किए। और ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, इस पर गंभीर शोध हो रहा है। ये काम कैसे करता है? क्या इसके लिए दिमाग में कोई चिप लगानी पड़ती है? फिलहाल नहीं। ये 2 बाहरी तकनीकों का उपयोग करता है। पहली है EEG, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ये एक तरह का हेडसेट होता है जिसमें कई सेंसर होते हैं। जब पहला व्यक्ति कोई शब्द सोचता है तो ये EEG हेडसेट उसके मस्तिष्क से निकलने वाले खास इलेक्ट्रिकल संकेतों को रिकॉर्ड कर लेता है। और उन रिकॉर्ड किए गए संकेतों को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाता है? उसके लिए दूसरी तकनीक का इस्तेमाल होता है, TMS, यानी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये एक और डिवाइस है जो उन रिकॉर्ड किए गए ब्रेन सिग्नल्स को मैग्नेटिक पल्स में बदलता है और उन्हें दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क के उस हिस्से पर फोकस करता है जो देखने या सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो दूसरे व्यक्ति को वो संदेश सुनाई या दिखाई देता है? हाँ, एक फ्लैश या एक आवाज के रूप में महसूस होता है। ये सुनने में तो अविश्वसनीय है। इसका असल दुनिया में क्या इस्तेमाल हो सकता है? इसका सबसे बड़ा असर सशस्त्र बलों पर हो सकता है। सोचिए, एक कमांड सेंटर में बैठा ऑफिसर मैदान में मौजूद स्पेशल फोर्सेस की टीम को बिना रेडियो या किसी आवाज के
चुपचाप कोई आदेश भेज सकता है। जैसे दुश्मन दाईं ओर है जैसा कोई संदेश। बिल्कुल। और वो सीधे उनके दिमाग में एक सिग्नल की तरह पहुंच सकता है। और क्योंकि ये विचारों का सीधा प्रसारण है, इसे पारंपरिक रेडियो सिग्नल्स की तरह हैक करना लगभग नामुमकिन है। ये सेना के लिए तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन इससे मेरे मन में एक और सवाल आता है। ये सुनने में जितना शानदार है उतना ही डरावना भी। अगर आप विचारों को हैक प्रूफ तरीके से भेज सकती हैं, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि किसी दिन उन्हें गलत तरीके से पढ़ा भी जा सकता है? इसकी प्राइवेसी को लेकर क्या चिंताएं हैं? आपने बिल्कुल सही और जरूरी मुद्दा उठाया है। अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत शुरुआती दौर में है और सिर्फ बहुत ही सरल सिग्नल भेज सकती है। लेकिन जैसे जैसे बेहतर होगी, निजता और सहमति का सवाल उतना ही बड़ा होता जाएगा। यह सोचना कि कोई आपकी इजाजत के बिना आपके विचार पढ़ सके, एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती है। टेक्नोलॉजी बनाने वालों और समाज दोनों को मिलकर इसके लिए नियम बनाने होंगे, इससे पहले कि यह हकीकत बन जाए। तो हम चिप्स के अंदर का फासला कम कर रहे हैं, फिर इंसानी दिमागों के बीच का। अब बात करते हैं इंसानों और मशीनों के बीच के फासले को कम करने की। जब मैं फैक्ट्री रोबोट के बारे में सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बड़ी सी तेज रफ्तार वाली मशीन आती है जो सुरक्षा के लिए एक पिंजरे में बंद होती है। और पारंपरिक औद्योगिक रोबोट्स ऐसे ही होते हैं। वे शक्तिशाली और तेज होते हैं, लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। यहीं पर कोलैबोरेटिव रोबोट्स या कोबॉट्स तस्वीर में आते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोबॉट्स को इंसानों के साथ एक ही जगह पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें पिंजरों की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं अभी भी एक बड़ी धातु की बाह की कल्पना कर रही हूँ। आप इसे किसी इंसान के बगल में काम करने के लिए सुरक्षित कैसे बनाते हैं? उनकी बनावट से लेकर उनके सॉफ्टवेयर तक सब कुछ सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहली बात, उनके किनारे गोल होते हैं, कोई नुकीला कोना नहीं होता। उन्हें हल्के मटेरियल से बनाया जाता है। दूसरी, उनकी स्पीड और फोर्स की एक सीमा पहले से तय होती है। लेकिन सबसे जरूरी चीजें हैं उनके एडवांस सेंसर्स और सॉफ्टवेयर। ये सेंसर कैसे काम करते हैं? उले तो वे मिली सेकेंड में रुक जाते हैं। मिली सेकेंड में? हाँ, मैंने खुद एक डेमो देखा है जहां एक कोबॉट की बांह तेजी से घूम रही थी और जैसे ही उसके रास्ते में एक गुब्बारा आया, उसने उसे बिना फोड़े धीरे से छूकर रोक दिया। हम इस स्तर की संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक रोबोट के बगल में खड़े होने से कहीं ज्यादा है। इनके सब मिलकर काम करने के भी अलग अलग स्तर होते होंगे। ऐसा तो नहीं कि पहले दिन से ही इंसान और रोबोट एक बेहतरीन टीम की तरह काम करने लगे। आपने सही पकड़ा। सहयोग के भी अपने चरण होते हैं। विशेषज्ञ इंसान और कोबॉट के बीच सहयोग के 4 मुख्य स्तर बताते हैं। वो क्या है? स्थित्व। यहाँ इंसान और रोबोट एक ही वर्कस्पेस में हैं, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। उनके बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 लोग एक ही कमरे में बैठकर अपना अपना काम कर रहे हों। ठीक है, ये तो शुरुआती स्तर हुआ। अगला क्या है? दूसरा है सीक्वेंशियल कोलैबोरेशन या क्रमिक सहयोग। यहाँ इंसान और रोबोट एक ही चीज पर बारी बारी से काम करते हैं। जैसे इंसान किसी पार्ट को उठाकर सही जगह पर रखता है और फिर कोबॉट उस पर अगला काम जैसे स्क्रू कसना करता है। वे एक ही टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अपना काम एक के बाद एक करते हैं। मतलब अब वे एक दूसरे को जानते हैं। और तीसरा स्तर? तीसरा है कोऑपरेशन यानी सहयोग। इसमें इंसान और कोबॉट एक ही पार्ट पर एक ही समय में मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, इंसान एक भारी हिस्से को पकड़कर स्थिर रखता है, जबकि कोबॉट उस पर ड्रिलिंग करता है। यहाँ असली टीम वर्क शुरू होता है। और सबसे एडवांस्ड स्तर, जहां इंसान और मशीन के बीच का फासला लगभग खत्म हो जाता है, वो है चौथा और सबसे एडवांस स्तर, रिस्पॉन्सिव कोलैबोरेशन या उत्तरदायी सहयोग। यहाँ रोबोट इंसान की हरकतों पर रियल टाइम में प्रतिक्रिया देता है। अगर इंसान तेजी से काम करता है, तो रोबोट भी अपनी गति बढ़ा लेता है। अगर इंसान हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहता है, तो वो रुक जाता है। वे एक सहज डांस पार्टनर की तरह काम करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के अगले कदम को समझते हैं। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं कि हमने आज इन सिकुड़ते फासलों के बारे में क्या-क्या समझा। हमने माइक्रोचिप बनाने के 6 से 8 हफ्तों की जटिल प्रक्रिया से शुरुआत की, जहां क्लीन रूम्स में एक माइक्रोस्कोपिक इमारत की तरह डिपोजिशन, रिमूवल, पैटर्निंग और मॉडिफिकेशन के जरिए परत दर परत अरबों ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे यही टेक्नोलॉजी हमें सिंथेटिक टेलीपैथी के भविष्य की ओर ले जा रही है,
जहां ईईजी और टीएमएस का उपयोग करके विचारों के बीच का फासला कम किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ गंभीर नैतिक सवाल भी जुड़े हैं। और अंत में हमने समझा कि कैसे कोबॉट्स अपने एडवांस सेंसर और सेफ्टी फीचर्स के साथ इंसानों और रोबोट के बीच के फासले को पाट रहे हैं और टीम वर्क को रिस्पॉन्सिव कोलैबोरेशन के उच्चतम स्तर तक ले जा रहे हैं। और जाते जाते एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। अगर रिस्पॉन्सिव कोलैबोरेशन एक रोबोट को किसी इंसान की हरकतों पर रियल टाइम में प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है, तो ये एक साझा हैंगर में भारी सामान की मरम्मत करने वाले मेंटेनेंस कर्मचारियों के लिए सुरक्षा नियमों और काम की गति को कैसे बदल सकता है? क्या हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सुरक्षा नियम इंसान के लिए नहीं, बल्कि इंसान और रोबोट की टीम के लिए लिखे जाएंगे?